दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज अमरनाथ में एक बार फिर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और बादल फटने से वहां जो सैलाब निकला उसने दर्जनों की जान ले ली है। बहुत बड़ी संख्या में जो घायल हैं और वो जो पवित्र गुफा के पास जो अस्थाई टेंट लगाए गए थे उनमें दर्जनों टेंट जो है वो बह गए हैं और इस वजह से अभी मरने वालों की और जो आहत हुए हैं उनकी सही संख्या का पता अभी तक नहीं लग पाया है। बचाव दल अपना काम कर रहे हैं और जैसा कि जानकारी मिली है अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है उसके इर्द गिर्द का जो 1-2 किलोमीटर का इलाका है वो काफ़ी कच्चा है। वहाँ के रास्ते भी कच्चे हैं, वहाँ का समूचा इलाका कच्चा है और उस कारण से जब बादल फटा और बड़ी संख्या में पानी ऊपर से आया और वहाँ जो स्थिति बनी उसमें ऐसा होना नितांत स्वाभाविक था। कुछ वर्ष पूर्व केदारनाथ क्षेत्र में भी बादल फटने के कारण जो विभीषिका आई थी उसकी यादें अभी भी हम लोगों के जहन में ताज़ा है। और उसके बाद हिमालय के जो समूचे पर्यटन क्षेत्र हैं, तीर्थ स्थान हैं, वहाँ पर सुरक्षा के बचाव के सड़कों के निर्माण का काम बहुत तेज़ी से हुआ और कोरोना काल में भी पूरे उत्तराखंड में अच्छे उच्च स्तरीय 12 मासी मार्ग बनाए गए जिससे कि इस वर्ष वहाँ रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुँचे और उसके वजह से भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, जाम लगे, कई लोग वहाँ बीमार होने के कारण चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में चल बसे। अमरनाथ में पहले भी इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और उस दृष्टि से अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो हिमालय का समूचा क्षेत्र है ये बहुत ही संवेदनशील है। हम लोग के दिमाग में एक कल्पना रहती कि हिमालय जो है बड़ा एक ठोस पहाड़ है, बर्फ़ से ढका हुआ, किंतु आप सबको ये जान लेना चाहिए कि जो आपको बर्फ़ की चादर दिखती है उसके नीचे का जो धरातल है वो कच्ची मिट्टी का है। और जब वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वृक्ष हुआ करते थे तो वृक्ष की जड़ें उस मिट्टी को बांध कर रखती थीं, किंतु बीते अनेक दशकों में जिस बेरहमी से पहाड़ों को नंगा किया गया, वहाँ के वृक्षों की कटाई हुई और उस वजह से वहाँ का जो पहाड़ है वो धीरे धीरे धसकने लगा और इसीलिए भूस्खलन की, लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और उसके साथ साथ उस स्थल पर जो कभी निर्जन हुआ करता था और जहाँ प्रकृति बिल्कुल निस्तब्ध स्थिति में है, वहाँ जब हज़ारों लाखों मनुष्य रोज़ जाएंगे और उसके कारण वहाँ लंगर खुल गए, वहाँ ढाबे खुल गए, तो निश्चित रूप से उस समूचे क्षेत्र का जो पर्यावरण है और वो वहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाए। अमरनाथ की जो गुफा है वो साल में तकरीबन 6 महीने तो वहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन जब गर्मियों में उस गुफा का रास्ता खुलता है और रक्षाबंधन तक वहाँ बड़ी संख्या में वहाँ पे जो पवित्र गुफा है उसके दर्शन करने श्रद्धालु जाते हैं और उसके बाद भी कुछ समय तक पर्यटन चलता रहता है। पूरा क्षेत्र जो है उसका प्रबंधन मुख्य रूप से तो सेना करती है और अमरनाथ गुफा का एक प्रबंधन बोर्ड भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और जो प्राकृतिक स्थिति है उसमें यदि हम चाहें कि वहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके तो वो संभव नहीं है। उत्तराखंड के जो 4 तीर्थ हैं वहाँ तो फिर भी काफ़ी कुछ निर्माण कार्य हुआ है, पर अमरनाथ गुफा के चारों तरफ इस तरह का कंक्रीट का जंगल खड़ा करना जो है निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जो प्राकृतिक संपदा है, जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बुरी तरह से बिगाड़ देगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ वर्ष दर वर्ष तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण जो अमरनाथ की पवित्र गुफा में जो प्राकृतिक रूप से जो बर्फ़ का शिवलिंग बनता है वो भी ये पूरी समय नहीं रहता, बल्कि कुछ ही दिनों में वो पिघल जाता है और उसके बाद लोग एक सांकेतिक दर्शन करके आ जाते हैं। तो इस बारे में हमें ये सोचना चाहिए कि हम अमरनाथ की जो दर्शन करने का लाभ प्राप्त करने जाते हैं तो हमारे मन की इच्छा तो भले ही पूरी हो जाती हो, फिर किंतु कहीं ना कहीं हम प्रकृति को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और उसके कलेजे को चीरते हैं। ईश्वर की आराधना, ईश्वर की साधना और ईश्वर के जो प्रतीक चिन्ह हैं वहाँ तक पहुँचना जो है हर धर्म के अनुयायी की इच्छा होती है और होनी भी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे स्थानों पर जाने से हमारी श्रद्धा जो है उसमें दृढ़ता आती है, हमारे विश्वास जो है और परिपक्व होते हैं
और हमें कहीं ना कहीं इस बहाने अपने देश का दर्शन करने का अवसर भी मिलता है। किंतु मुझे लगता है कि जो धार्मिक तीर्थ यात्राएं होती हैं उनको पर्यटन से अलग देखना चाहिए। हमारे देश में जितने भी पर्यटन स्थल हैं और जितने भी धार्मिक तीर्थ हैं, इन दोनों में लोगों की भीड़ जो है लगभग एक समान हो गई है। फिर वो चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे शिरडी हो, कश्मीर हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो या अमरनाथ हो। हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो पर्यटन के प्रति एक ललक जागी है, आवागमन के साधन बढ़े हैं और कुछ कुछ समाज के एक वर्ग की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। किंतु कहीं ना कहीं अब हमें समय ये आ गया है कि हमको तीर्थ यात्रा और पर्यटन इन दोनों में कहीं ना कहीं भेद करना होगा। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जिन स्थानों पर हम दर्शन हेतु जा रहे हैं और हम पुण्य लाभ की कामना के साथ जाते हैं, क्या उस स्थान की क्षमता, क्या वहाँ का जो प्राकृतिक ढांचा है, प्राकृतिक संरचना है वहाँ की, क्या उसमें इतने सारी भीड़ को बर्दाश्त करने की क्षमता भी है या नहीं। केदारनाथ के हादसे के बाद बहुत सारी सावधानियाँ, बहुत सारी तैयारियाँ की गई, किंतु आज अमरनाथ में जो हादसा हुआ है, एक बात तो सबसे बड़ी ये है कि मौसम विज्ञान का इतना विकास होने के बाद सैटेलाइट से हम जो है काफ़ी कुछ मॉनिटरिंग आने वाले मौसम की करते हैं। इसके बावजूद भी अगर हम समय पर चेतावनी नहीं दे पाते, बादल फट सकता है, भारी वर्षा हो सकती है, तो फिर कहीं ना कहीं इन समस्त जो वैज्ञानिक तैयारियां हैं, उपलब्धियां हैं और हमारे जो मौसम वैज्ञानिक हैं, इनकी भी योग्यता, इनकी क्षमता पर भी संदेह होने लगता है। यद्यपि प्रकृति का जो मिजाज है वो भी अब इतना अनिश्चित और इतना गैर भरोसेमंद हो गया है कि कई बार वो सारी मशीनों को, सारे सैटेलाइट्स को भी झुठलाते हुए अनुमानों को ध्वस्त कर देता है। और हो सकता है आज अमरनाथ में जो बादल फटने की घटना हुई उसको मौसम वैज्ञानिक या उनके जो उपकरण हैं उसका अनुमान नहीं लगा पाए हों, किंतु अब इस घटना से सबक लेके भविष्य की दृष्टि से हमें इस ढंग की तैयारी करना चाहिए कि उस क्षेत्र में वहाँ अगर मान लीजिए 100 लोगों की क्षमता है तो बेहतर हो वहाँ पे 70-75 लोग ही एक साथ रहें, जिससे कि भविष्य में यदि इस तरह का कुछ भी हादसा होता है तो वहाँ रहने वालों का जीवन हम उसकी रक्षा कर सकें। आज अमरनाथ की यात्रा में बीच के रास्ते में भी जो लोग फंसे हुए हैं उनके सभी परिजन चिंतित हैं। ये भी पता लगा है कि अमरनाथ की गुफा के पास केवल एक ही जो मोबाइल चैनल है, नेटवर्क है जियो का, वही काम कर रहा है, बाकी नेटवर्क वहाँ चूँकि काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनके परिजन, उनके संबंधी, उनके रिश्तेदार, मित्र इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं कि उनकी कुशलता की स्थिति क्या है। मुझे लगता है कि हम इस हादसे से सबक लेंगे और आने वाले वर्षों में अमरनाथ यात्रा को और सुरक्षित बनाने की दिशा में जो कुछ भी होगा सरकार तो करेगी ही, किंतु एक नागरिक के रूप में हमारा भी कर्तव्य है कि हम वहाँ जाने के पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम प्रकृति के जितने करीब जा रहे हैं उसे कितना नुकसान होगा, और यदि उसके नुकसान होता है तो मुझे लगता है कि हमें पुण्य मिले ना मिले किंतु हम पाप के भागीदार जरूर बनेंगे। आज के इस संस्करण में इतना ही, कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।